हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आरएम सीरीज। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोगों ने लॉ का सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें पहला वाला चैप्टर यानी कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम लोगों ने किया था। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में मैंने आपको पर्पस ऑफ लॉ बताया था, सोर्सेज ऑफ लॉ बताया था और साथ में टाइप्स ऑफ लॉ हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इसके बाद में आता है आपका इन्फोर्सिंग द लॉस, राइट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट को डिस्कस करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए इन्फोर्सिंग द लॉ, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है? इन्फोर्समेंट का मतलब होता है किसी भी लॉ को अप्लाई करना। अप्लाई करने का मतलब, देखिए कानून तो कागज में बना दिया गया, कानून की किताब भी बन गई। अब क्या वो कानून केवल किताबों पर ही रहेगा? भाई एप्लीकेबल भी तो होना पड़ेगा ना, तभी तो लोग उसको फॉलो करेंगे। तो बेसिकली कानून को लागू करने का मतलब ये होता है उस लॉ को इन्फोर्स करना, यानी कि अप्लाई करना टू पब्लिक, यानी जिसके लिए भी वो कानून बनाया गया है अब वो उसको फॉलो करेगा। तो यही मतलब होता है मीनिंग ऑफ इन्फोर्सिंग द लॉ। देखते हैं इसको एक बार। तो देखिए इन्फोर्सिंग द लॉ मीन्स, enforcing the law means ensuring that laws made by legislature are properly implemented and followed by ऑल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटीज। तो जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी इंडिविजुअल है, जिसके लिए भी वो कानून बनाया गया है, पब्लिक के लिए कानून बनाया गया है, तो पब्लिक किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कोई कानून बनाया गया है, तो वो सेगमेंट या कोई भी नोटिफिकेशन अगर किसी अथॉरिटी के लिए इशू किया गया है, जिसके लिए भी कोई भी कानून, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी चीजें, क्योंकि लॉ में तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती है ना, तो ये सारी चीजें जिसके लिए भी बनाई गई हैं वो उसको प्रॉपर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब एप्लीकेबल होगा, जब इन्फोर्स होगा, तभी सब लोग उसको फॉलो करेंगे। इट रेफर्स सॉरी It refers to the execution and application of laws by various government agencies, courts and administrative bodies. अब देखो कानून बनाने का काम किसका है? कानून बनाने का काम है लेजिस्लेटिव का। लेजिस्लेटिव का मतलब हम लोगों ने लास्ट टर्न पर डिस्कस किया था, लॉ मेकिंग अथॉरिटी। इंडिया में लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन सी है? इंडिया में लॉ मेकिंग अथॉरिटी है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट कानून तो बना देती है, लेकिन उस कानून को इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उस कानून को इन्फोर्स करने की अथॉरिटी होगी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर उस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई बॉडी बनाई गई है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर सिक्योरिटीज मार्केट को लेकर के, कैपिटल मार्केट को लेकर के, शेयर मार्केट को लेकर के कोई भी गाइडलाइंस आई, कोई भी कानून बना, तो उसको इन्फोर्स कौन कराएगा? उसको इन्फोर्स कराएगा सेबी। अगर बैंकिंग को लेकर के कोई भी लॉ आया तो उसको इन्फोर्स कौन कराएगा? उसको इन्फोर्स कराएगा आरबीआई। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कोई स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी उसको इन्फोर्स कराएगी। कोर्ट भी उसको करवा सकती है, या अगर कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है उस चीज को लेकर के, तो उस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब जैसे मान लीजिए कि कंपनी लॉ है, अब जैसे हम लोग तो प्रोफेशनल्स हैं, तो हम लोगों को तो अक्सर कंपनी लॉ पढ़ना पड़ता है। कंपनी लॉ में अमेंडमेंट भी आते रहते हैं, कंपनी लॉ में चेंजेस भी आते रहते हैं। तो उसको इन्फोर्स करने के लिए कौन सी है? उसके लिए है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो उसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है। तो उसी तरीके से जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कोर्ट हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस लॉ को अप्लाई करने की। विदाउट इन्फोर्समेंट लॉज वुड रिमेन mere words on paper and have no real effect on society और business। बिल्कुल, अगर उसको प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं कराया गया तो वो कानून केवल और केवल किताबों में रह जाएगा, उसकी रियल लाइफ में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो देखिए इंपॉर्टेंस पे आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस में देखते हैं तो मेंटेन्स रूल्स ऑफ लॉ। तो बिल्कुल अगर प्रॉपर इन्फोर्समेंट है, अगर कानून को प्रॉपरली इन्फोर्स किया गया है, तो हमेशा इस बात की श्योरिटी रहती है कि भाई कोई भी आदमी उस कानून से बड़ा नहीं है, हर कोई उस कानून को फॉलो करेगा और कानून के अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। देखिए एंश्योर्स दैट नो वन इज अबव द लॉ एंड एवरीवन इज सब्जेक्ट टू इट।
प्रोटेक्ट राइट्स। अब अगर किसी भी कानून का नेचर ऐसा है जिसमें कुछ अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं, राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, तो जब वो कानून एप्लीकेबल होगा तभी तो राइट्स को प्रोटेक्शन मिलेगी ना। तो बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट की ये भी इंपॉर्टेंस है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, safeguards the fundamental and legal rights of citizen and businesses, prevents crime and violation। ऑब्वियसली कि किसी भी लॉ को बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो फ्रॉड को या किसी भी गलत काम को करने से रोकना होता है। तो अब अगर कानून बनाया है तो कानून अगर कायदे से इन्फोर्स होगा तो लोगों के मन में एक डर पैदा होता है गलत काम करने को लेकर के। तो डिटर्स अनलॉफुल एक्ट्स एंड इंश्योर पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर। और अगर किसी ने गलत काम किया तो उसको पनिशमेंट भी तभी मिलेगी जब वो कानून एप्लीकेबल होगा, राइट। आगे देखते हैं, इन्फोर्समेंट इन बिजनेस एंड फाइनेंशियल लॉस। तो मेन तो खैर हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, तो जो बिजनेस लॉस और जो फाइनेंशियल लॉस होते हैं वो कैसे इन्फोर्स होते हैं, उसके लिए इन्फोर्सिंग अथॉरिटी कौन सी होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले जैसे कंपनी लॉ है, तो कंपनी लॉ के लिए मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनी है एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इनको इन्फोर्सिंग अथॉरिटी माना गया। देखिए अब अगर किसी ने भी एनुअल रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं किए तो यहां पर बताता है कंपनीज एक्ट 2013 की उसकी कितनी पेनाल्टी लगेगी, राइट। उसी तरीके से सिक्योरिटीज लॉ है, सिक्योरिटीज लॉ का मैंने आपको बताया सेबी। अब सेबी में भी बताया गया है कि भाई जब सेबी इन्फोर्स हुआ उसके बाद से अगर किसी ने भी इनसाइडर ट्रेडिंग करी, और भी बहुत सारी चीजें केवल एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, किसी ने भी इनसाइडर ट्रेडिंग करी तो वहां पर सस्पेंशन का भी प्रोविजन है सेबी में। उसी तरीके से टैक्सेशन लॉ है, तो टैक्सेशन लॉ को इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट होगा। अब इनकम टैक्स में बताया गया कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कौन से ईयर को आप कौन से ईयर की इनकम पे आपको असेसमेंट करके टैक्स जमा करना है, उस पर पेनाल्टीज क्या होंगी, प्रोसिक्यूशन फॉर टैक्स इवेजन, अगर आप कोई भी टैक्स की चोरी करते हैं तो उसके लिए कितने साल की सजा है, ये सब कुछ लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में। तो जब इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हुआ उसी के बाद से तो ये सारी चीजें हुई। दिस इज कॉल्ड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉस। बैंकिंग लॉ, अब बैंकिंग लॉ के लिए मैंने आपको बताया आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब अगर जितने भी बैंकिंग नॉर्म्स हैं उनको इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आरबीआई की। तो जब आरबीआई बना तो उसने ये सारी चीजों को इन्फोर्स कराया। अगर कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी बनती है तो उसको इन्फोर्स कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आरबीआई की। उसी तरीके से कॉम्पिटिशन लॉ है, कॉम्पिटिशन लॉ यानी कि कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो कॉम्पिटिशन एक्ट क्यों बनाया गया है, इंडिया में कॉम्पिटिशन को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें भी एक बॉडी बनाई गई, स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको नाम दिया गया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई। अब अगर कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हुआ यानी कि कॉम्पिटिशन को रिड्यूस करने के लिए अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ तो वहां पर सीसीआई अपना काम करेगी। तो यहां पर सीसीआई को यह अथॉरिटी देता है आपका लॉ यानी कि कंपटीशन एक्ट। देखिए, एक्शन अगेंस्ट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाना। यानी अगर किसी के पास में बहुत पैसा है तो हो सकता है वो पूरे मार्केट को खरीद ले, पूरे मार्केट में अकेले वही बिजनेस करे। तो इन सारी चीजों को रोकता है कंपटीशन एक्ट, और कंपटीशन एक्ट को इन्फोर्स कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सीसीआई की यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, देखिए अब उसके बाद में द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई सारा खेल पैसे का ही तो होता है, चाहे पूरा का पूरा देश, आप, मैं, हर कोई काम किसके लिए कर रहा है, पैसे के लिए ही तो कर रहा है। तो इस वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में से एक है। It is responsible for formulating and enforcing economic, फाइनेंशियल एंड फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज का मतलब जो रेवेन्यू से रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं उन सारी चीजों को फॉर्मुलेट करना और उसको इन्फोर्स करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है। मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंसेस, टैक्सेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिलेटेड टू बिजनेस एंड कॉमर्स, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, उसको इन्फोर्स करना, ये सारा का सारा काम किसका होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। Thus, the MOF plays a key role in enforcing the law in the financial and economic sectors of India। तो अगर कोई भी इकोनॉमिक लॉ है या कोई भी फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन है या कोई भी फाइनेंशियल एक्ट्स हैं तो उनको इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। क्लियर है सबको? तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब अलग अलग मिनिस्ट्रीज को देखते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, उनके रोल क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले आपका दिया हुआ है रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
ठीक है, तो रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देखते हैं। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंश्योर्स दैट लॉस रिलेटिंग टू मनी, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रेगुलेशंस आर इंप्लीमेंटेड, मॉनिटर्ड एंड इन्फोर्स्ड इफेक्टिवली। अगर कहीं पर भी पैसे की बात आएगी, अगर कहीं पर भी फाइनेंस की बात आएगी, अगर कहीं पर भी रेवेन्यू की बात आएगी, कहीं पर भी टैक्सेशन की बात आएगी और कहीं पर भी बिजनेस की बात आएगी, तो इसका मतलब वो एरिया किसका हुआ? वो एरिया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, और उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाएगा और उसको पब्लिक के बीच में इन्फोर्स भी करवाएगा। Okay, it administers and enforces fiscal, economic and financial laws, सुपरवाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेटर्स। वो बिल्कुल ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि एनबीएफसीज वगैरह हो गई, उनके जो रेगुलेटर्स हैं उनको सुपरवाइज करने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। एंश्योर कंप्लायंसेस विद इकोनॉमिक लेजिस्लेशन लाइक द कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फेमा, सेबी लॉज, और ये सारे के सारे एक्ट्स को प्रॉपर, इसमें जितने भी कंप्लायंसेस दिए हुए हैं, जैसे सेबी लॉ में बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, इनकम टैक्स में बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, तो ये सारे के सारे कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको भी सुपरवाइज करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। हर एक पॉलिसी, हर एक चीज इस यही सोच करके बनाई जाती है कि इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग करना है। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो की रोल्स हैं, ये की रोल प्ले करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री माना जाता है इंडियन गवर्नमेंट में। आगे देखते हैं। उसके बाद में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बेटा हम लोग सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होने वाली है वो यही होने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बिजनेस लॉस कर रहे हैं, अभी इंटर में आ जाएंगे तो इंटर में हम लोग कॉर्पोरेट लॉस करेंगे। तो ये जितने भी कॉर्पोरेट लॉस हैं, कंपनीज एक्ट हैं, ये सारी की सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्न करती है। तो देखिए एक बार The Ministry of Corporate Affairs is a key ministry of the Government of India responsible for regulating corporate affairs in India। तो इंडिया के जितने भी कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, इंसॉल्वेंसी हो, बैंक्रप्सी हो, कंपनी से रिलेटेड हो, एलएलपी से रिलेटेड हो, इन सब को लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो समय समय पर अमेंडमेंट आते रहते हैं, जैसे अभी हाल ही में स्मॉल कंपनी में भी आया, तो इस तरीके के जितने भी अमेंडमेंट्स आते हैं तो उन सारे अमेंडमेंट्स को कौन लेकर के आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और उनको इन्फोर्स भी कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखिए, इट एडमिनिस्टर्स लॉस दैट गवर्न कंपनीज, एलएलपी and professional bodies like ICI, ICSI and ICMAI। तो जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जैसे आपका ICI हो गया, ICSI हो गया, ICMAI हो गया, इन सबको रेगुलेट भी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। It ensures that the corporate sector operates in accordance with the law, maintains transparency, corporate governance and investor protection। देखो आज की तारीख में अगर कंपनी की बात करें, ठीक है, तो कंपनी के केस में क्या होता है? कंपनी के केस में काम कोई और करता है और पैसा कोई और लगाता है। पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर। काम कौन करता है? डायरेक्टर। अब मान लीजिए कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो मैं तो आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, लेकिन कंपनी में कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है, मैं उसको जानता भी नहीं हूं, लेकिन मैंने किसके भरोसे पे एक अनजान कंपनी में अनजान लोगों को अपनी सेविंग्स दे करके रखी हैं? इनके भरोसे पे। क्योंकि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने टफ होते हैं, इनकी गाइडलाइंस ऐसे होती है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाती है काम करने में। यानी आज की तारीख में अगर मैंने किसी भी कंपनी में पैसे लगाए हैं, मैं यहां पर आपको खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा पैसा सेफ है, मेरे पैसे का कोई भी आदमी मिसयूज नहीं कर सकता। क्यों? इनकी वजह से। क्योंकि इन्होंने कंपनीज एक्ट लिखा, कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस बनाई, सेबी की गाइडलाइंस बनी हुई है, सेबी अपना काम कर रहा है, सिक्योरिटीज लॉस बहुत सारे बने हुए, स्टॉक एक्सचेंज की गाइडलाइंस बनी हुई है। तो कंपनी फ्रॉड करके जाएगी कहां? डायरेक्टर फ्रॉड करके जाएगा कहां? तो ये जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ही काम होता है। ये इस तरीके से रेगुलेशंस बनाते हैं ताकि जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां पर चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ में चले, प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, यानी कि वहां का जो मैनेजमेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी जो भी लायबिलिटीज है उनको कायदे से मीट आउट करे। देखिए, इट एंश्योर
कंप्लायंस विद द कंपनी लॉ एंड रिलेटेड लेजिस्लेशन। अब ये इस बात को भी श्योर करते हैं कि अगर कोई भी कंपनी काम कर रही है तो प्रॉपर कंपनी लॉ के जितने भी कंप्लायंसेस हैं या बाकी के जितने भी लॉज हैं उनके जो भी कंप्लायंसेस हैं उनको कंपनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही हो। तो द मिनिस्ट्री इज मोस्टली रन बाय सिविल सर्वेंट्स ऑफ द ICLS यानी कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस कैडर। नेक्स्ट आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मतलब आपने सुना होगा शायद गृह मंत्रालय, राइट। तो देखते हैं गृह मंत्रालय का क्या काम होता है। देखिए गृह मंत्रालय को आप इस तरीके से समझो कि जैसे आपके घर में होम मिनिस्टर आपकी मदर होंगी, ठीक है, जैसे हमारे घर में भी हैं, हमारी मदर जो है वो होम मिनिस्टर है। तो वो क्या करती है, सब कुछ वही मैनेज करती है ना। घर में सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से चलनी चाहिए, घर में बच्चों के बीच में आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पता चला आप अपनी सिस्टर के साथ में, अपने ब्रदर के साथ में लड़ रहे हो, पीछे से उड़ती हुई चप्पल एक आई, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे हमारी जो मदर है वो हमारे घर को मैनेज करती है ना, उसी तरीके से हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं, जो गृह मंत्रालय है, वो हमारे घर को यानी कि हमारे देश को मैनेज करते हैं। तो देखिए एक बार The Ministry of Home Affairs, MHA, is one of the most important ministries of the government of India. It is responsible for internal security, law and order, citizenship, and the administration of the Indian police, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो ये जो आप फिल्मों में देखते हो ना, रॉ हो गई, CBI हो गई, ये सारी की सारी एजेंसीज किसके अंडर में काम करती हैं? Ministry of Home Affairs. While it primarily deals with the internal affairs and security, many of its regulatory and enforcement functions are essential for ensuring safe and stable environment for business and economic activity. Obviously कि देखिए जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, तभी होम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारे घर के अंदर सब कुछ सेफ्टी के साथ में चलना चाहिए, यानी कि जो इंटरनल प्रोटेक्शन है वो भी होना चाहिए कि कोई अटैक ना करे या किसी भी तरीके की कोई आतंकवादी गतिविधियां ना हो। सिटीजनशिप, प्रॉपर सिटीजन रहने चाहिए, दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर के ऐसे ही ना रह रहे हों बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के। ये सब कुछ चीज़ों को मैनेज करना। इंटरनल जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो हो गया, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पुलिस के ऊपर भी एक अथॉरिटी। तो बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे लोग काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। और इनका काम क्या है? इनका काम देश को इन सारी चीज़ों से तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है ही, साथ में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या कोई भी, जैसे नकली नोट। अब इंडिया का जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया में नकली नोट बहुत ज़्यादा थे। नकली नोट क्या करते हैं? आपके पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। तो इस वजह से डिमोनेटाइजेशन किया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ों को वॉच करना, सारी की सारी चीज़ों को देखना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसके अगेंस्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में होती हैं। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना बिजनेस के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है। आगे देखते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको बनाया गया एक एक्ट से, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सेबी का काम क्या है? सेबी का काम है जो लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी का मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनके लिए बेसिकली बनाया गया। क्योंकि उसमें सेबी के आने से पहले चीज़ें बहुत खराब होती थी, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा थी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, हर्षद मेहता वाली सीरीज़ देखी होगी, सब लोग बड़ा हर्षद मेहता को बड़ा लोग फॉलो करते हैं, इसलिए इतना पैसा कमा लिया शेयर मार्केट। इतना पैसा आज के समय में वो पॉसिबल नहीं है, जो उस समय उसने किया ना वो आज के समय में पॉसिबल नहीं है। क्यों? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वजह से। आज की डेट में सेबी ने इतनी टफ गाइडलाइंस करके रखी हुई हैं कि शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन करना लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इनका मेन काम क्या है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम पूरा का पूरा डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसको रेगुलेट करने का काम सेबी का है। देखते हैं एक बार, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया is the regulatory authority for the securities market in India. तो securities market को basically regulate कौन करता है? SEBI. It was established to protect the interest of investors and
प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट एंड रेगुलेट इट्स फंक्शनिंग। तो बिल्कुल सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये सारे के सारे काम बेसिकली किसके हैं? सेबी के हैं। SEBI ensures that the securities market operates in a transparent, fair and efficient manner। तो स्टॉक मार्केट प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से चलना चाहिए, इस बात को इंश्योर करता है आपका सेबी। लीगल स्टेटस एक बार सेबी का देख लेते हैं। तो फुल फॉर्म है इसका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश्ड ऑन, ये 12 अप्रैल 1988 को इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन जब ये इस्टेब्लिश हुई थी तब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, क्योंकि एक्ट तब तक नहीं बना था, केवल एक सेबी का बोर्ड बना दिया गया था। उसी समय हर्षद मेहता कांड हुआ था, तो हर्षद मेहता कांड के बाद में बहुत गवर्नमेंट एक्टिव हुई थी कि भाई इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो जल्दबाजी में इन्होंने क्या किया, एक बोर्ड तो बना दिया सेबी, लेकिन उस समय ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जब 1992 में 30 जनवरी 1992 यानी 30 जनवरी 1992 में सेबी एक्ट पास हुआ, उसके बाद में जाकर के ये स्टैट्यूटरी बॉडी हुई। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो आज के समय में इसका जो स्टेटस है ये स्टैट्यूटरी बॉडी का है, लेकिन जब ये बनी थी तब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। रेगुलेटरी मिनिस्ट्री इसकी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है। आरबीआई जो है ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो एक्ट पास हुआ था, आरबीआई एक्ट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। तो एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, नेशनलाइज्ड इन 1949। 1949 में इंदिरा गांधी 1949 में बैंक्स को नेशनलाइज बाद में इंदिरा गांधी ने किया था, लेकिन इसको नेशनलाइज किया गया 1949 में, जब देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद में नाउ फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आज की डेट में इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। गवर्नर 2025 में श्री शशिकांत दास थे, लेकिन आज की तारीख में मेरे ख्याल से एक आज की तारीख में श्री संजय मल्होत्रा, आई थिंक संजय मल्होत्रा ही है, संजय मल्होत्रा लेकिन आज की तारीख में आई थिंक श्री संजय मल्होत्रा हैं। 2026 चल रहा है, तो इसमें इस समय प्रेजेंट टाइम में श्री संजय मल्होत्रा है। तो यहां पर 2025 में लिखा हुआ है श्री शशिकांत दास। तो लीगल अथॉरिटी देखिए, तो आरबीआई बेसिकली एक सेंट्रल बैंक है और मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इंडिया का जितना भी मॉनिटरी सिस्टम है, इंडिया का जो भी बैंकिंग चैनल्स हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करता है आपका आरबीआई। आरबीआई सुपरवाइज करता है जितने भी बैंकिंग नॉर्म्स होते हैं, जितने भी बैंकिंग चैनल्स होते हैं उनको। तो बेसिकली ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, क्रेडिट को और पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को, उसको सुपरवाइज करता है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको सुपरवाइज करने का काम भी आरबीआई का ही है। नेक्स्ट आता है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इस बार भी पूछा गया था, इस बार एग्जाम में जनवरी 2026 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया था। देखिए, तो the Insolvency and Bankruptcy Board of India is the regulatory authority established under the Insolvency and Bankruptcy Code IBC 2016। तो 2016 में एक IBC बनाया गया, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाया गया। इसमें इंसॉल्वेंसी के प्रोसीजर को बहुत ही स्मूथ किया गया। पहले क्या होता था, पहले अगर कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, कोई भी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, तो उसके लिए उसको कोर्ट में जाकर के अप्लाई करना पड़ता था। कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन है, और कंपनी का वाइंड अप होना, कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो रही है तो उसकी एसेट्स को डिसॉल्व करना, एसेट्स के बाद में उसकी लायबिलिटीज को मीट आउट करना, बहुत लंबा प्रोसीजर होता था और कोर्ट का टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। और कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं या जो भी
कंपनी के लेंडर्स हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि बहुत लंबे समय तक केस चलता था। तो इस परेशानी को दूर किया आपका आईबीसी ने। अब आज की तारीख में अगर कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, कोई भी कंपनी बैंकरप्ट होती है, तो बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग के साथ में वो वाला मैटर जाएगा आईबीसी में। और केवल ये मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आज की डेट में कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर आज की तारीख में इंसॉल्वेंट होती है तो वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के थ्रू अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा सकती है। ठीक है। It regulates and oversees the insolvency and bankruptcy process of companies, LLP and individual. Even individual भी अगर insolvent हो रहा है तो उसको भी ये regulate करती है। It ensures time-bound resolution of financial distress and promotes credit discipline in the economy. जैसा कि मैंने आपको बताया, it ensures quick and effective resolution of insolvency cases, registers, regulate and monitors the performance of insolvency professional. अब जो भी insolvency professionals हैं, अगर जब आप CA बन जाओगे तो अगर आप चाहो तो आप भी insolvency professional बन सकते हो। तो अगर जो भी insolvency professionals हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट को भी इंश्योर करता है आपका IBBI। ओवरसीज एंड इंश्योर कंप्लायंसेस इन लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स वगैरह को डिसॉल्व करना, सही प्राइस पे एसेट्स बिक रही हैं कि नहीं बिक रही हैं, क्रेडिटर्स को कितना पैसा मिल रहा है, ये जितनी भी स्मूथ फंक्शनिंग होती है इस बात को इंश्योर करता है आपका IBBI। अब उसके बाद में आता है नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ये तो मैंने आपको शायद लास्ट टर्न पे ही बताया था कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम कैसे है, सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, और पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट एक ही है, राइट। उसके नीचे कौन सी आती है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पूरे स्टेट में, मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक। उसके बाद में आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे होती है कोर्ट फॉर स्मॉल कॉजेज। तो देखते हैं एक बार। तो बेसिकली इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में पूरा बताया भी था इंडिया का जो लीगल सिस्टम है। तो इस बात को इंश्योर करता है जस्टिस, पीस एंड रूल ऑफ लॉ। तो देखिए, अब जो जुडिशरी सिस्टम है इसका काम क्या है, इसका काम केवल ये नहीं कि जो लड़ाई झगड़ा उसको सॉल्व करना, इनका मेन काम है इंटरप्रेट लॉस को इंटरप्रेट करना, उसको एक्सप्लेन करना। अगर किसी भी लॉ को पढ़ने में कोई भी दिक्कत है तो उसको एक्सप्लेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की है। रिजॉल्व डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ में जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुडिशरी सिस्टम है। और फंडामेंटल्स को इन्फोर्स कराने के लिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें कभी भी कोई केस फाइल करना है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो फिर वहां पर हम डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे जुडिशरी सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। द जुडिशरी इन इंडिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर विच एंश्योर्स इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस। देखो, इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो तीन पार्ट में, आप ऐसे समझ लो हमारा जो इंडिया चल रहा है ना वो तीन तरीके से चल रहा है। आप एक तरीके से समझ लो जो लीगल सिस्टम है, एक हो गया लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया, लॉ मेकिंग अथॉरिटी। लॉ मेकिंग अथॉरिटी का मतलब पार्लियामेंट। इंडिया में लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, जो अभी हम लोग मिनिस्ट्री पढ़ करके आए हैं वो। और तीसरा होता है जुडिशरी। ठीक, तो ये तीन है और इन तीनों के अपने अपने काम है, और इन तीनों में से कोई भी किसी दूसरे के में इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी वजह से बोला जाता है कि इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। चाहे वो लेजिस्लेचर हो, लॉ मेकिंग अथॉरिटी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर हो, ये लोग जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इवन यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर दी गई है कि वो इनके बनाए हुए कानून को वॉइड करा सकते हैं। वो इनके बनाए गए कानून को वॉइड करा सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, राइट। तो सबके अपने अपने काम है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज है, और कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये मैं आपको मेन प्रोविजन बता रहा हूं। बच्चे कहते हैं कि सर अगर ऐसा हो गया या वैसा हो गया, एक्सेप्शनल केसेस
हर जगह पर है, राइट है। देखिए तो देखिए लेवल्स ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट। उसके बाद में आती है हाई कोर्ट, ये स्टेट लेवल पे होती है या यूनियन टेरिटरी लेवल पर। और उसके बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट आती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड बिलो यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो कोर्ट फॉर स्मॉल कॉजेज होती हैं वो। तो यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंप्लीट होता है। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, पूछो क्या? आपके लिए एक होमवर्क ये है कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये जो इस मैंने आपको समराइज वे में नोट्स दिए हैं, एक बार नोट्स से अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद में एक बार मॉड्यूल से गो थ्रू कर लो, ठीक। उसके बाद में मॉड्यूल के जितने भी इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और देखो कोशिश करो कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग की पढ़ाई इस तरीके से चले कि अब ये चैप्टर हमारा इतना अच्छे से तैयार हो जाए कि एग्जाम तक हमें इसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। हम लोगों ने एक चैप्टर यहां पर क्लास में कंप्लीट किया, अब ये आपकी ड्यूटी होती है कि घर पे इसको अच्छे से रिवाइज करिए, मॉड्यूल के जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। अब आप ये मान सकते हो कि ये चैप्टर मेरा तैयार है। तो बेटा हम लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, आपको भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। अगर एक चैप्टर क्लास में खत्म हो रहा है तो वो चैप्टर आपके घर पर भी कंप्लीट होना चाहिए, और तभी उसको मानना। ये नहीं केवल और केवल थ्योरी पढ़ ली तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, इसके जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि सॉल्व हुए या नहीं। और अगर किसी क्वेश्चन में, मॉड्यूल के किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताना, उस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में ब्रीफ करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।